हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो मॉडर्न इन हिस्ट्री में पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है और आज है डे 29 में आज का हमारा टॉपिक और टारगेट है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज है। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि 2 टॉपिक और कवर करा दूँ। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम 3 टॉपिक करेंगे, लंबा होता है तो हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं बढ़िया फटाफट से करा देती हूँ ताकि बस ये रिवीजन सीरीज है, फटाफट करिए। इसके साथ साथ क्रॉनिकल सीरीज भी कर सकते हैं आप, दोपहर को 12 बजे वीडियो आता है। और उसके अलावा आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही कर सकते हैं। तो एक शाम को आता है 4-5 बजे और एक सुबह आता है 8 बजे। तो आप तीनों एक पूरा मैं हर रोज़ कराती हूँ, किसी भी दिन गैपिंग नहीं होता, सिर्फ संडे को, कभी कभी तो संडे को भी आ जाता है। तो बस फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम हम पूर्वावलोकन सीरीज तो कर ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से अपना रिवीजन कंप्लीट करते हैं और आगे के सब्जेक्ट्स में बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता अधिवेशन से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी और 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो 1938 आपको पता ही है, हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 को त्रिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर, यानी कि 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने जो है ना त्यागपत्र दिया था और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी है। 1941 में जर्मनी चले गए। ठीक है, और उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल ली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 महीने के बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल जो है वो गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के मेजर आइवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी-मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कामना सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे: फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय, स्ट्रेट सेटलमेंट। तृतीय यानी स्ट्रेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है: मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। दूसरा है डिडिंग, वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। तीसरा है पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। और चौथा है सिंगापुर। अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की इसमें घोषणा की गई। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना और 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर
कर दिया गया और इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वो मलय का हिस्सा था। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हम अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज ये सारे देश का नारा हो गया थे। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा दी गई और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर स्प्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड को सजा को माफ कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक से बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, तो अब चलते इसके फटाफट से पीवाईक्यू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो भाई उनका जन्म हुआ था कटक में। कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? तो भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में। ठीक है, और त्रिपुरी अधिवेशन से उन्होंने अध्यक्ष का पद समाप्त किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1939 में। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। आईएनए का मानसिक पुत्र था, तो आईएनए के मानसिक पुत्र थे मोहन सिंह भकना, है ना? नहीं, सॉरी, ये थे ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाईची फूजीवारा। ठीक है, नेक्स्ट, आईएनए किसके दिमाग की उपज दी और किसने इसकी स्थापना करी? तो मोहन सिंह भकना के दिमाग की उपज थी और स्थापना भी इन्होंने ही करी है। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह भकना ने सुझाया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1942 में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फटाफट सुनते जाइए। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह भकना। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो भाई 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा किसने की? 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में कब आई है? तो तत्कालीन मलय में आई है। ठीक है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो ये दिया था रासबिहारी बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था रंगून में। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो बीसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। किसने कहा था? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो वो थे शील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये बनाई है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी और ये लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेडियर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेडियर थे सुभाष ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर और गांधी ब्रिगेडियर। एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा, तो किसने कहा? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद नारा था सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया?
गया था, तो ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो ये दिया गया राशिद अली को। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो भाई मोहन सिंह ने इसका सामना नहीं किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता करी? तो ये की थी भूलाबाई देसाई ने। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो की थी सर टी.बी. स्प्रू ने। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? तो वकील थे आशफ अली और भूलाबाई देसाई। 1945 और 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाबाई देसाई। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था 1945 में। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। तो भाई वेवल योजना हुई, फिर उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ और फिर आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो भाई CR दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। ठीक है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वो है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, तो ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली की नेतृत्व में ब्रिटेन में एक सेकेंड स्मॉल कर लेती हूँ। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री पैंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य थे स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड था और A.V. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की और प्रांतों को अ और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा करी। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे, पहला, भारत की एकता बनाई रखी जाए। दूसरी, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाए की मांग ठुकरा दी गई। तीसरा, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। चौथा, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाए। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों के द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी ने कहा, ये योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके PYQ करने में। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है सर P. लॉरेंस के द्वारा। तो मैं बता दूं, ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन के बाद 1 फरवरी 1946 को, ठीक है, संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया गया। ठीक, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 कब 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री पैंथिक लॉरेंस थे और अन्य 2 सदस्य थे स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है,
नेक्स्ट, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था पैंथिक लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पैंथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन वेवल जो थे वो नहीं थे। ठीक है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? पैंथिक लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? तो भारत आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, और कब आया? तो 24 मार्च को आया, 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने किया था। ठीक है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो एमरी जो थे इसके सदस्य नहीं थे, पैंथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य इसमें से कौन नहीं है? तो पैंथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, जॉन साइमन जो था वो इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य इसमें से कौन नहीं है? विलियम वुड नहीं है, पैंथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। तो रट जाना चाहिए ये क्वेश्चन। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण किसके संबंध में है? तो ये है आपका कैबिनेट मिशन के संबंध में। किसके संबंध में? कैबिनेट मिशन के संबंध में। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा करी और इसके प्रमुख प्रस्ताव थे कि भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी और संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भाई इसमें से सही क्या नहीं है आपकी? पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है। ठीक है, प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था। ठीक है, और संविधान निर्माण का अधिकार भी था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं के द्वारा धारण किए जाने थे? तो भाई ये था कौन सा? कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों के द्वारा धारण किए जाने थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार किया? नहीं। इसने आईसीएस और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया? नहीं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई। चूंकि भारत के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भारत की एकता और बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय, वेवेल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किए। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के जो अन्य सुझाव थे वो थे कि ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक मिला जुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। ठीक, तीसरी उन्होंने कही कि प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हो। चौथा, उसने कहा कि प्रांतों को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो और इन गुटों के क्या अधिकार होंगे
होंगे इसका निर्णय वो स्वयं करेंगे। पांचवी बात उन्होंने ये कही कि इसमें प्रांतों को 3 वर्गों में बांट दिया जाए, आवासा में बात कही और कहा कि हिंदू बहुसंख्यक प्रांत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा वर्ग अ में होंगे और उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत जैसे कि पंजाब है, सीमा प्रांत, सिंध वर्ग वो बा में होंगे और वर्ग सा में उन्होंने कहा कि बंगाल और असम होगा। इस प्रस्ताव में न्यायालय की शक्तियों तथा आईसीएस में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान नहीं किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत में आया। तो हम सबको पता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत आपका आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ये। ठीक है, तो ये दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे और 2 अन्य सदस्य थे इसके, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कथन और कारण पढ़ लेते हैं भाई। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। तो क्या ये बात सही है? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो भाई यहाँ पर कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी और लीग पाकिस्तान के ना मानने पर के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने ये कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह बा और सा के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, तो इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया जिसे उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर उसने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव के द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण जो है हमारे दोनों के दोनों ही सत्य हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो पूरी तरह से थे महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि योजना उस समय की परिस्थितियों के परिपेक्ष में सबसे उत्कृष्ट योजना थी जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे और उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा वेवल 1945 में दोनों से वार्ताएं की थी। ठीक है, नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्य से मुलाकात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान सभा। तो फटाफट से भी कर लेते हैं। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होता है जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैंथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार
तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, आम, मुस्लिम और सिख। केवल पंजाब में, सिख केवल पंजाब में थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि 15 अगस्त को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा नोट फिनिश। और अब चलते हैं पीवाईक्यू करने में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो भाई ये प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि संविधान सभा के सिद्धांत को सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक में होता है। इसके तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया था और उन्होंने 1922 में अपने विचार जो है वो व्यक्त किए थे, ठीक है। और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है वो प्रस्तुत की थी, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। तो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो भाई ये आया था 24 मार्च 1946 को। ये डेट याद रखिए, ठीक है। नई दिल्ली आया और इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस ने ये स्पष्ट नहीं किया कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था, ठीक है। नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? तो भाई संविधान सभा के गठन का विचार दिया था कैबिनेट मिशन योजना ने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था 10 लाख व्यक्ति, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। तो मतदाताओं के केवल 3 वर्ग बने थे। मैंने आपको बताया था, एक वर्ग था आम, दूसरा वर्ग था मुस्लिम और तीसरा वर्ग था सिख। जो सिख वर्ग था वो केवल और केवल पंजाब प्रांत में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में शुरू हुई और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। तो इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भाई भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, बताओ कौन? अब यहाँ पे आपके सच्चिदानंद सिन्हा होंगे या आपके राजेंद्र प्रसाद होंगे?
तो भाई ये होंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन मत करना। देखो सुनो, अपने गठन के समय संविधान सभा जो थी वो संप्रभु नहीं थी। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई, और उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष जो हैं राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसलिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, तो बिल्कुल चुनी गई, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही वे चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो वो संभाला था जीवी मावलकर ने। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसको भी, आगे बढ़ते हैं। तो अब भाई ये हमारा फिनिश हो चुका है, तो अब हम कल पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का गठन। तो आई होप आपको आज का टॉपिक ये पसंद आया होगा। तो अगर ये आज का आपको टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद जानू को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, आपकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में। तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं ताकि हमने अपना सब्जेक्ट शुरू कर सकें। तो देखते रहिए पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और क्रॉनिकल सीरीज, और जैसे ही ये खत्म होगा मैं नया सब्जेक्ट शुरू कर दूंगी। तो अब ये लगभग ऑलमोस्ट हमारी खत्म होने वाली है, हम एकदम लास्ट पे पहुंच चुके हैं। तो ये 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम सीधा जो है अपना नया सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन